हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिप पे होने वाले इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी हम शिप के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, तो एक काम सी और सनसेट और एक पीसफुल जर्नी का सीन दिमाग में आता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। शिप पे काम करना एडवेंचरस तो है, पर डेंजरस भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स की जो हर साल शिप्स पे होते हैं। और बिलीव करो या ना करो, बट ये नंबर काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की, नंबर्स वगैरह की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, उसके हिसाब से हर साल ग्लोबली 2000 से 3000 मैरीटाइम इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं, 2000 to 3000 पर ईयर। ओके। और इनमें 70 to 100 एक्सीडेंट्स सीरियस होते हैं, जैसे कि ग्राउंडिंग, कोलिजन, फायर या लॉस ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। सिर्फ माइनर इंजरीज ही नहीं, कभी कभार पूरा शिप भी लॉस हो जाता है, एग्जाम्पल टाइटेनिक। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं इंजन या डेक डिपार्टमेंट से, बिकॉज गैली में इतने इंसिडेंट्स नहीं होते हैं बट यूजुअली उतने नहीं होते हैं डेक और इंजन रूम के मुकाबले। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट ऑन बोर्ड। तो चलो अब जानते हैं कि सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट क्या होते हैं शिप पे। ठीक है। सबसे कॉमन होते हैं स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स। सबसे कॉमन होते हैं, मतलब वेट डेक है या ऑयल स्पिल है या लेडर से गिर गए, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेकंड, फायर एंड एक्सप्लोजन। ये यूजुअली इंजन रूम, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, गैली, ये कहीं पे भी हो सकता है। फायर एंड एक्सप्लोजन तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, पूरे शिप में। फिर तीसरा ले लो, मैन ओवरबोर्ड। ठीक है, पानी में गिर जाना शिप से, तो वो मैन ओवरबोर्ड होता है। हाई सीज में बैलेंस वगैरह लॉस होना, रफ वेदर, बैड वेदर, वर्किंग अलॉट, वर्किंग ओवर साइड, बहुत से रीजन हो सकते हैं मैन ओवरबोर्डिंग के। फिर एक होता है कोलिजन या ग्राउंडिंग। उसमें मोस्टली नेविगेशन की एरर की वजह से ही कोलिजन या ग्राउंडिंग होते हैं, या फिर ROR को फॉलो ना कर रहे हो तो उस वजह से भी। फिर एक होता है इक्विपमेंट फेलियर, क्रेन, विंचेस या इंजन खराब हो जाना या स्टेयरिंग खराब हो जाना, तो ये इक्विपमेंट फेलियर की वजह से भी इंसिडेंट्स होते हैं। और हाँ, कन्फाइंड स्पेस एक्सीडेंट्स भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जब ऑक्सीजन कम हो जाए या टॉक्सिक गैसेस की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाए कन्फाइंड स्पेस में, तो वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कन्फाइंड स्पेस के एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स का रूट कॉज होता है ह्यूमन एरर, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन बोर्ड शिप, इंसानों से ही चल रहा है, काम करोगे तो ह्यूमन एरर हो गई, मिस्टेक्स होंगी। ठीक है। तो IMO की रिपोर्ट के हिसाब से 70 to 80% एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, 70 to 80%। दूसरा रीजन होता है फैटीग। हम 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 24-24 घंटे काम करते हैं ऑन बोर्ड, तो फैटीग हो जाते हैं, तो ढंग से प्रॉपर रेस्ट ना मिलने की वजह से भी इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर आप कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है तो उस वजह से भी, या ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, मीन्स ड्रिल्स वगैरह ढंग से नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उस वजह से भी जो है इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। सेफ्टी प्रोसीजर्स ना फॉलो करना। ठीक है। तो बहुत से क्रू और ऑफिसर्स होते हैं ऑन बोर्ड जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करके क्रू से काम करवाते हैं, और कुछ क्रू भी ऐसे होते हैं जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करते हैं। पता नहीं क्या रीज़न होते हैं, बट सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से भी जो है इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं। बाकी रीजंस में आते हैं टेक्निकल फेलियर और बैड वेदर, जो अपने हाथ में नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स के बारे में। मैं अपनी शिप के इंसिडेंट एक्सीडेंट बता देता हूँ। अपने फर्स्ट शिप से थर्ड शिप तक मेरे इंसिडेंट एक्सीडेंट होते रहे हैं, हर शिप में होता है, हर शिप में। ठीक है। तो क्या हुआ था, मेरा पहला शिप बल्गेरिया कैप्साइज था, तो उसमें ये इंसिडेंट हुआ था कि जो इंजन फिटर होता है वो इंजन रूम में AC पे काम कर रहा था, AC कंप्रेसर पे काम कर रहा था। ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन जब वो वर्क कर रहा था, तो वो स्टार्ट हो गया कंप्रेसर। वैसे तो पूरा जो है आइसोलेट करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट या मशीनरी पे काम करते हैं, बट वो आइसोलेट नहीं किया गया था, और उस वजह से काम करते करते वो स्टार्ट हो गया। और उनका जो अंगूठा होता है हाथ का, ये कन्वेयर बेल्ट में घुस के पूरा कट गया, तो ये कट के ऐसे पूरा लटक गया अंगूठा उनका। ठीक है। तो इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती थी ट्रेनी ETO की,
और उन लोगों की भी थी, उन्होंने भी ढंग से मतलब रिस्क असेसमेंट नहीं किया था। सो बट ज़्यादा गलती ट्रेनी ईटीओ की थी, जो बत्ती साहब होते हैं, क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ करना भूल गए थे और विदाउट दैट उन्होंने काम करवाना स्टार्ट करवा दिया था एसी के ऊपर। तो उनका हाथ कटा, अंगूठा लटक गया, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा। वो देख के बत्ती साहब हो गए बेहोश, वहीं पे इंजन रूम में बेहोश हो गए, क्योंकि उनको शॉक लगा ब्लड, इतना सारा ब्लड देख के। सो उनको, बत्ती साहब को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में इंस्टेड ऑफ फिटर। तो फिटर बहुत ही जाबाज था, मतलब बहुत ही वो एक एक्सपीरियंस फिटर थे और बहुत ही मतलब ब्रेव थे वो। तो उन्होंने अपना अंगूठा ऐसे पकड़ा, गए वो दौड़ दौड़ के, और जो है जो हमारे सेकंड ऑफिसर थे वो भी बहुत ही कॉम्पिटेंट थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनकी पट्टी वगैरह करी, स्टिचेस वगैरह लगाए ऑन बॉडी, बिकॉज वी वर इन द मिडल ऑफ द सी, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, किसी पोर्ट में, हॉस्पिटल में कहीं नहीं जा सकते। तो उनका पूरा ट्रीटमेंट ऑन बोर्ड हुआ। ऑन बॉडी उनका जो अंगूठा है हील हो गया था, हील अप हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा जुड़ा था पर जुड़ गया था। और जो बत्ती साहब थे वो 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल में पड़े रहे, शॉक में, बेहोश। ही वॉज अनकॉन्शियस पूरे 1 घंटे के लिए। तब जाके उनको होश आया, पता नहीं कैसे ऑक्सीजन लगाया था उनको, क्या क्या करा था, तो होश आया। तब उनको बताया भाई क्या सीन था, तभी इंसिडेंट पूरा फ्लीट में शेयर हुआ। तो मतलब ये ऐसा हुआ था। फिर एक हुआ था, ऑयल स्पिल हो गया था डेक पे और पूरे इंजन रूम में, बॉटम, सबसे बॉटम मोस्ट प्लेटफॉर्म में। इंजन अपना अपना ऑयल जो HFF वगैरह होता है वो जो है स्पिल हो गया था और डेक पे भी आने लग गया था, बट ओवरबोर्ड नहीं होने दिया हमने समहाउ। तो ऐसे हुआ था। फिर इंजन रूम फ्लड हो गया था, फर्स्ट ही शिप की बात बता रहा हूँ। फिर सेकंड शिप पे भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे। सेकंड शिप पे मैं आपको मेडिकल इमरजेंसी बताता हूँ, बिकॉज ऑफ टूथ, ठीक है। तो दांत की वजह से बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज होती है शिप पे, मेडिकल इमरजेंसीज। एक ये भी आया था, 1 साल की छुट्टी काट के, 1 साल की छुट्टी काट के एक ये भी आया था। तो जब वो आया तो विद इन 1 मंथ उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम होने लग गई। तो उस टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उसको ले गए हॉस्पिटल में, दिखाया, उसका एक्सरे करवाया टूथ का। तो उन्होंने बोला कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता है, ही इज अनफिट फॉर वर्क और ये पेन ऐसे ही रहेगा, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो फिर उस एबी को जो है घर भेजा गया, सैक तो नहीं बोल सकते, घर भेज दिया गया, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि 1 साल घर पे रह के वो आया बंदा, 1 महीने काम भी नहीं करा ढंग से, कमाया भी नहीं कुछ और सीधा घर चला गया। तो मतलब ये टूथ की जो प्रॉब्लम रहती है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है ऑन बोर्ड। तो इसलिए इस बार से कंपनी ने डीजी शिपिंग का जो मेडिकल होता है उसमें टूथ का भी चेकअप डाला हुआ है, ठीक है। और हमारे इंश्योरेंस में इसका कवर होता है कि नहीं, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा अभी जो इंश्योरेंस मिलेगा मुझे ज्वाइनिंग के टाइम पे। सो बट अभी डीजी शिपिंग का मेडिकल होता है, तो सिनर्जी मेरीन जो है टूथ चेकअप भी करवाती है, मेरा भी हुआ था। तो वो देखते हैं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो बोलते हैं ठीक करो तब शिप पे जाओ, उसके बिना मत जाओ। मेरे लास्ट शिप पे जो थर्ड शिप था, गैस टैंकर, उस पर भी टूथ वाला सीन हो गया था, ठीक है। एक एबी का, तो उनको भी ऐसे, बट उन्हें सैक नहीं किया था, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के ऑन बोर्ड फिर वो वर्क पे आ गए थे। बट जब तक उनके दांत में पेन था तब तक वो काम पे नहीं आए थे, तो उनकी जगह पे हमको वॉच पे जाना पड़ रहा था और स्टेयरिंग करना पड़ रहा था, जो भी था। मतलब वर्कलोड बढ़ जाता है अगर एक भी जो है बंदा बीमार हो जाता है, क्रू किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसा हो गया था। फिर मेरे इसी लास्ट शिप पे जो है डिसम्बार्क हो रहे थे, अनबर्थिंग हो गई थी, सॉरी, शिप की। तो जब टग पुश कर रहा था तो पुश करते करते उसने इतना जोर से पुश करा कि जो शिप साइड की प्लेट होती है उसमें डैमेज होगा, क्रैक आ गया एक पूरा, आई थिंक अराउंड 80 सेंटीमीटर का एक क्रैक आ गया था। तो उससे क्या हुआ, वाटर इनग्रेस स्टार्ट हो गया टैंक्स के अंदर, जहाँ पे जो गैस का टैंक रहता है, एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक टैंकर रहता है ओवल शेप में जिसमें गैस स्टोर होती है। तो वो जो बाहर का कन्फाइंड स्पेस था उसमें पानी इंग्रेस स्टार्ट हो गया था, वाटर इंग्रेस स्टार्ट हो गया था। तो वो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो पूरा उसको कंट्रोल करने के लिए हमको 1 डेढ़ महीना लग गया था, पूरा पानी बाहर निकालने में, उस एरिया की वेल्डिंग करवाने में, अंदर से बाहर से बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई थी। वो क्रैक हल्के हल्के बढ़ता ही जा रहा था, 1 मीटर तक हो गया था वो क्रैक। फिर वो 1 मीटर, 1.8 मीटर तक हो गया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सीन था वो। शिप आगे से झुकने में लगा हुआ था जैसे जैसे पानी उसमें भर रहा था, बट कॉम्पिटेंट क्रू थे सबके सब, तो समहाउ मैनेज कर लिया गया। बट रात को हम सो नहीं पाते थे कि पानी भर रहा है तो शिप में। सो रात रात भर काम होता था, 12 12 घंटे तो छोड़ो, 24 घंटे, 16 घंटे ऐसे कंटिन्यूस शिफ्ट्स में काम होता था। सो बहुत ही हेक्टिक हो गया था, बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट था वो मेरा। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं, ये सारे रियल लाइफ में बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुए हैं, ठीक है। आपके साथ भी हुए होंगे और मैं जानता हूँ होते ही हैं।
एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट तो होंगे ही होंगे, हम काम करते हैं शिप पे तो वो होगा ही होगा। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड सेफ्टी के बारे में। सो एक्सीडेंट से बचने के लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो सेफ्टी ड्रिल्स टाइम टू टाइम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स। ठीक है, फिर प्रॉपर पीपी पहन के काम करना चाहिए। फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जैसे एफडीस, एआईएस और इंजन मॉनिटरिंग टूल्स से सेफ्टी इंप्रूव होती है, तो इनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। एंड बट एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा फैक्टर होता है माइंडसेट। अगर क्रू सेफ्टी को सीरियसली लेगा, क्रू एंड ऑफिसर्स बोथ, तो 80% इंसिडेंट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। दोस्तों, अब आपको पता है कि शिप पे काम करना सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर इंसिडेंट, शिप पे हर इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि हम सी के रूल्स फॉलो करें और सेफ्टी को इग्नोर ना करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है। एंड अगर आपको शिपिंग इंडस्ट्री में आना है या उसका एक पार्ट बनना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, these type of videos. So thank you so much. Thank you for watching and have a nice day.